बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट कि इस पूरे साल का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा ना, कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। इस 11th का सबसे बड़ा चैप्टर वो होने वाला है और लास्ट चैप्टर वो होने वाला है। ये टर्म वहां तक काम आएगी। ये जो टर्म आज सीखेंगे बहुत सिंपल सी है, बट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां तक यूज होगी कि एक जो खर्चा हुआ, आपने खर्चा करा, एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो रिसीट्स का बड़ा भाई है ये, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। ऐसे ही खर्चा जो आपने करा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सेग्रीगेट करना, आइडेंटिफाई करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है। बहुत इजी बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अंडरस्टैंड करेंगे आराम से। डेफिनेशन पे जाने से पहले क्यों कर रहे हैं ऐसा वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, बिजनेस करा मेघा ने। कौन सा बिजनेस करना चाहोगे मेघा? कोई भी, कोई बिजनेस है आपका आइडिया, कोई मन में? स्किन स्किन केयर, ओके। चलो मेघा ने ओपन करा स्किन केयर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर था 2021-22। आर्यन, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का मतलब क्या होता है? ये कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा? क्वेश्चन, बी स्पेसिफिक डेट। एनीवन? फर्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट इससे पहले डिस्कस नहीं हुआ। कोई ट्राई करना चाहेगा? 21-22 का मतलब क्या होता है कि कौन सी डेट पे स्टार्ट हो रहा है और कौन सी डेट पे एंड होगा? रॉन्ग। 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तभी तो 21 में शुरू हुआ, 22 में जाके खत्म हुआ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल ईयर। तो जो इंडिया में अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होती है। फाइनेंशियल ईयर क्या है? अप्रैल टू मार्च। हमारा बजट फरवरी में आता है तो वो एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल से। तो अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर है। कोई डाउट? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। एक होता है कैलेंडर ईयर। क्या होता है? कैलेंडर ईयर। तो जो आप बोल रहे थे उसे कैलेंडर ईयर बोलते हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जैन टू 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जैन टू 31 दिसंबर, जैन टू दिसंबर। कुछ कंट्रीज कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं, कुछ कंट्रीज फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं। हम अभी क्या फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो मेघा ने स्किन केयर इंस्टीट्यूट ओपन किया, 1 अप्रैल को ही ओपन करा। हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात कर रहे हैं। तो चलो बेटा आप बताओ, सेल ऑफ सर्विसेज से, मैं बताता हूं, सेल ऑफ सर्विसेज से कितने पैसे आए? रुपीज, ठीक है। लेट अस अज्यूम आपके पास आए 15 लाख रुपीज। सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ सर्विसेज मतलब जो भी आपने सर्विसेज रेंडर करी उससे टोटल पूरे साल में 15 लाख रुपए आए। ओके जी। और कोई आपका सोर्स ऑफ, चलो ये भी मान लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट थी, इंटरेस्ट भी आया आपके पास 20,000 रुपीज। एक्सपेंसेस आपके क्या क्या थे? आपने इक्विपमेंट्स खरीदे, ठीक है ना। अब आपने अगर स्किन केयर करना है तो आपके पास इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। आपने इक्विपमेंट्स खरीदे 20 लाख के। नया बिजनेस शुरू हुआ है तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने फर्नीचर खरीदा, कितना? 2 लाख रुपीज का। आपने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदी, कितने की? 1,50,000 की। आपने सैलरीज पे करी, कितने की? 7,50,000 की। कुछ और डॉक्टर्स भी थे, कुछ भी स्टाफ था, सैलरीज पे करी 750,000 की। आपने रेंट पे किया
1 लाख का। बस इतना ऐसे करते हैं, अभी छोटा सा एग्जाम्पल। तो आपकी टोटल कलेक्शन कितनी थी? टोटल कलेक्शन थी 15,20,000। आपके टोटल खर्चे कितने थे? 22, 23, 30, 31, 32 लाख के। 22, 23, 30, 31, 32 लाख के खर्चे थे। अब मैं बोल रहा हूँ चलो उस साल का प्रॉफिट बताओ क्या रहा। ठीक है ना, सिंपल सा है बहुत, आपके सामने कलेक्शन है, आपके सामने खर्चे, बस यही है और कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा बताओ प्रॉफिट फॉर द ईयर 21, 22। तो बताओ बेटा मेघा, सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी अभी तो हम बस सुन रहे हैं। तो आपके हिसाब से आपका प्रॉफिट क्या रहा होगा? 21 प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? पहली बात, लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं और आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लोज कम है। ठीक है, तो खर्च आपका 15, 17, 16, 80, लॉस ऑफ 1680, ये आपके हिसाब से है। तो 1680, 16, 15, 31, 32, यही हुआ आपके हिसाब से? कोई भी डाउट? अब अज्यूम करते हैं कि 2022, 23 खत्म हो चुका है। पिछला कौन सा था? 21, 22। अब 22, 23 में क्या रहा? आपके रिसीट्स ध्यान से देखेंगे बेटा, बड़ा ही काम की बात है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी कि कहना क्या चाहता हूं। रिसीट्स, सेल ऑफ सर्विसेज। अब धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करेगा तो आप फेमस होंगे, अगर काम अच्छे से करेंगे तो आपने कमाए 22 लाख। इंटरेस्ट रिसीव 30,000। अब अगर एक्सपेंसेस की बात करें, क्या दोबारा इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत है? सेकेंड ईयर, अब तो पिछली बार तो फर्स्ट ईयर था ना, नया बिजनेस शुरू हो रहा है, तो इनिशियली आपको इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। मेरे को 10 साल हो गए फर्नीचर खरीदे हुए, 2 साल पहले प्रोजेक्टर खरीदे, हर साल थोड़ी ना खरीदता रहूंगा। तो आपने अभी अभी पिछले साल इक्विपमेंट खरीदे थे, दोबारा कोई इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत है? लेट अस अज्यूम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सेटअप हो रखा है। दोबारा फर्नीचर खरीदने की जरूरत है? नहीं है। दोबारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग लगाने की जरूरत है? नहीं है। बट एम्प्लॉइज को सैलरी तो देनी होगी ना, वो खर्चा तो होगा, तो आपने सैलरीज दी। लेट अस अज्यूम आपका बिजनेस थोड़ा और बढ़ा, तो आपने कुछ और एम्प्लॉइज भी रखे, सैलरीज बढ़ गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? रेंट प्रेमाइसेस का है, रेंट अज्यूम करते हैं कि सेम रहा, 1 लाख रहा। अब आपकी कलेक्शंस कितनी थी? 22, 30 टोटल, और खर्चे कितने थे? 9 लाख। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022, 23 मेगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो 22, 30 माइनस 9, 13, 30 कैसे आया? 22, 30 माइनस 9 लाख। कोई भी डाउट? यहां तक बात क्लियर है? ये गलत है सर, ये सारी कैलकुलेशन गलत है। क्यों? इस साल जो आपने प्रॉफिट कमाया इतना ज्यादा, सर ज्यादा क्या, मेरे कोई बार बार थोड़ी ना खर्चे होंगे। इस प्रॉफिट को कमाने के लिए क्या आपने इक्विपमेंट्स यूज करे कि नहीं करे? अनिष्का, अनिष्का ये हो ना, अनिष्का, अनिष्का, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? एक मिनट, अनिष्का ही हो ना आप भी अनिष्का हो, अंशिका, अक्षता, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा, नेक्स्ट क्लास से, ठीक है ना? तो अनिष्का, ओ यार मैं आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, मेगा आप बताओ बेटा कि मैंने इस साल 2022-23 में इक्विपमेंट यूज करा कि नहीं करा? तो वो तो मुझे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, बट उसका खर्चा तो लिया नहीं मैंने। तो क्या उस साल के प्रॉफिट्स फेयर है कि 13 लाख 30 जो आपने कमाए, आपने उस चीज का बेनिफिट लिया कि नहीं लिया? इक्विपमेंट्स का, फर्नीचर का बेनिफिट लिया कि नहीं लिया? ठीक। अब जो 2021-22 में आपने पूरा का पूरा खर्चा 20 लाख का दिखा दिया, क्योंकि सर खर्चा हुआ है तभी दिखाया है, बट क्या पूरा का पूरा बेनिफिट उसका एग्जॉस्ट हो चुका है?
जो ये इक्विपमेंट खरीदा, क्या ये मेरा नॉन करेंट एसेट नहीं है? ये मेरा फिक्स्ड एसेट है कि नहीं है? टेंजिबल एसेट, ये मेरा नॉन करेंट एसेट है कि नहीं है? तो नॉन करेंट एसेट की क्लासिफिकेशन ही इसलिए होती है कि ये तो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो ये जो फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, क्या मुझे ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी? तो क्या ये मेरे एसेट्स हैं या मेरे एक्सपेंस हैं जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं? क्या ये मेरे एसेट्स हैं या एक्सपेंसेस? एसेट्स। तो अगर मैं उसको उस पीरियड का एक्सपेंस मान लूं, इसका मतलब वो उसका बेनिफिट उस पीरियड में एग्जॉस्ट हो गया। बट क्या ऐसा हुआ? वो तो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो इक्विपमेंट का 20 लाख का पूरा खर्चा एक ही साल में मान लेना, कह रहे ये फिर आप ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो नहीं कर रहे। कह रहे फिर क्या करूं? कह रहे जो भी आपका ऐसा कोई खर्चा हो रहा है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, एसेट क्रिएशन पे खर्चा हो रहा है, उसको पूरे के पूरे को एक ही साल का एक्सपेंस मत मानो, आप उसको एसेट मानो। क्या मानो? एसेट मानो। तो इक्विपमेंट आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, एसेट माना जाएगा। कह रहे फिर उस पीरियड का क्या करूं मैं अगर मेरे को प्रॉफिट निकालने हैं? कह रहे आप उस पर डेप्रिसिएशन निकालो। क्या निकालो? डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू of an asset due to wear and tear, passage of time, etc. For example, equipments purchased for rupees 20 lakhs will last for 10 years. जो आपने 20 लाख का इक्विपमेंट खरीदा है वो आपका नॉन करेंट एसेट है। लेट अस अज्यूम कि वो 10 साल चलेगा। लेट अस अज्यूम वो 10 साल चलेगा। तो क्या 10 साल के बाद फट जाएगा अपने आप? नहीं, एस्टिमेटेड लाइफ होती है किसी चीज की। क्या होती है? एस्टिमेटेड लाइफ। तो जो आपका 20 लाख का एसेट है, लेट अस अज्यूम कि ये 10 साल चलेगा, तो पूरा का पूरा 20 लाख एक ही साल का एक्सपेंस मान लेना सही होता क्या? कह रहे फिर नेक्स्ट ईयर भी तो वो आप यूज कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर आप यूज तो कर रहे हो बट आप उसके एक्सपेंस नहीं दिखा रहे। 10 साल तक यूज कर रहे हो, आपने फर्स्ट ईयर में ही पूरा खर्चा दिखा दिया। फर्स्ट ईयर में पेमेंट हो गई है बट वो पूरा का पूरा बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक एसेट। क्या माना जाएगा? एक एसेट। अब अगर 20 लाख का है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स है, तो उसकी डेप्रिसिएशन पर ईयर, डेप्रिसिएशन पर ईयर कितनी हो जाएगी? 20 lakhs डिवाइडेड बाय 10। वो हर साल 2 लाख रुपए से डेप्रिशिएट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। आपने 20 लाख का एसेट खरीदा तो फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिशिएट होगा? 1/10, 2 लाख। नेक्स्ट ईयर कितना डेप्रिशिएट होगा? 1/10। तो धीरे 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 करके उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा। तो हर साल उससे रिलेटेड एक्सपेंस कितना दिखाना चाहिए था? 2 लाख डेप्रिसिएशन। तब आपका करेक्ट प्रॉफिट आता। तब आपका करेक्ट प्रॉफिट आता, ट्रू एंड फेयर पिक्चर आती। आप हर साल पेमेंट नहीं कर रहे। 20 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हो इक्विपमेंट पे, पैसे हर साल नहीं देने, बट उस 20 लाख को उस पर्टिकुलर ईयर 21-22 का एक्सपेंस नहीं मानोगे। क्या मानोगे? एसेट। क्या मानोगे? एसेट। क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। पूरे के पूरे को अगर आप करंट ईयर का एक्सपेंस मान लोगे तो क्या उस साल का प्रॉफिट सही आ रहा है? क्या उस साल का प्रॉफिट ट्रू है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रॉफिट होता है इस साल कितना इनकम आया, इस साल कितने खर्चे हुए। तो सर इसी साल तो खर्चा हुआ। बेटा वो एक्सपेंस करंट ईयर में हुआ है बट वो एक्सपेंस नहीं है, एसेट क्रिएशन है। क्या है वो? एसेट क्रिएशन, जिसको बोला जाएगा, अभी हम सीखेंगे क्या, कि वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंट ऑन लायबिलिटी इनकर्ड और परचेजिंग
एसेट्स, फॉर परचेजिंग एसेट्स, या तो आपने खर्चा किया या क्रेडिट पे लिया। परचेज, एसेट खरीदने पे जो खर्चा हो रहा है, एसेट खरीदने पे जो खर्चा हो रहा है वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं माना जाता। क्या माना जाता है? एसेट, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। एक साल का प्रॉफिट निकालना है तो उस साल की रेवेन्यू रिसीट्स जो आपने मनी रिसीव करी और उससे रिलेटेड उसको कमाने में जो जो आपका खर्चा हुआ, उसको कमाने में जो जो खर्चा हुआ उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सर्विसेज और गुड्स आपने बेचे उसको बनाने में खर्चा कितना हुआ। क्या पूरा का पूरा इक्विपमेंट एग्जॉस्ट हो गया? अगर 10 साल का है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ और एक साल की बात हो रही है तो 1/10 एस्टिमेटेड बेसिस पे एग्जॉस्ट हुआ होगा ना, तो इसीलिए हम उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो ट्रू पिक्चर अगर शो करनी है, ट्रू पिक्चर अगर शो करनी है तो हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है कि जो खर्चे हुए, रिसीट तो ठीक है, जो एक्सपेंसेस हुए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो पहले स्टडी करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर उस एग्जाम्पल पे मैं दोबारा आऊंगा, फिर से हम प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा 20 लाख करंट ईयर में लेना सही नहीं था, क्यों। तो एक्सपेंडिचर ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, थर्ड जो है डेफर्ड रेवेन्यू वो भी आ जाएगा, बट ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनने पे ध्यान देंगे। व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा हुआ आपका। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड, लायबिलिटी इनकर्ड मतलब चाहे क्रेडिट पे खर्चे हो रहे हो, मैंने एसेट खरीदा क्रेडिट पे, खर्चा तो भाई साहब हो गया, पैसे चाहे बाद में दे देना, खर्चा तो हुआ। तो एक्सपेंडिचर मे बी इन कैश और ऑन क्रेडिट फॉर परचेजिंग एसेट्स गुड्स और टेकिंग सर्विसेज। किसी भी चीज पे मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूं वो भी मेरा खर्चा है, मैं एयर कंडीशनर खरीद रहा हूं वो भी मेरा खर्चा है, बट कुछ एक्सपेंसेस मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट देंगे, कुछ एक्सपेंसेस मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। तो मुझे क्लासिफाई करना आना चाहिए कि इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो मुझे सिर्फ करंट ईयर तक का ही बेनिफिट देगा। What is a capital expenditure? It is an expenditure incurred to purchase fixed assets or improving the existing fixed assets, which will increase the earning capacity of the business, which will increase the earning capacity of the business. ठीक है। Any expenditure incurred in purchasing an asset, any expenditure incurred in improving the asset, कोई भी आप खर्चा कर रहे हो जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। तो उन्होंने क्या क्या बोला? परचेजिंग एन एसेट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेजिंग एन एसेट, आपने लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर कंप्यूटर कुछ भी खरीदा, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इम्प्रूविंग द एसेट, आपने उसकी इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया, दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मतलब? आपने फॉर एग्जाम्पल एक लैंड ली, प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन ली, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, इंप्रूवमेंट हुई एसेट की, 4 फ्लोर बना दिए, एक साल के बाद एक और फ्लोर बनाया, एक और फ्लोर अगर बनाओगे तो एसेट की इंप्रूवमेंट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो एक होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द एसेट, एक होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। मैंने व्हाइट वॉश कराई बिल्डिंग की, एसेट इंप्रूव हो रहा है या मेंटेन हो रहा है? गुड, वो मेंटेनेंस एक्सपेंस है, उससे चेंज थोड़ी ना हो रही है अर्निंग कैपेसिटी। अगर इस रूम में मैंने यहाँ पे टेम्पररी स्ट्रक्चर लगा दिया, डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में ताकि उधर आवाज ना जाए इधर आवाज ना जाए, तो साइमल्टेनियसली मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ वहां भी पढ़ा रहा हूँ, मैंने टेम्पररी स्ट्रक्चर क्रिएट करने पे खर्चा किया, मॉडिफिकेशन पे खर्चा किया, तो उससे एसेट इंप्रूव हुआ या मेंटेन हुआ?
इंप्रूव हुआ, वो इंप्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि अब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर मेरे को इतने आगे बैठ जाओ, ये बंद हो गया, बाहर आवाज नहीं आ रही, वहां 6 बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं जो अभी दूसरे रूम में पढ़ रहे हैं, तो इस रूम की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज एन एसेट, टू improve the asset, to improve the efficiency of the asset, to improve the earning capacity of the asset is a capital expenditure. So improving the asset, increasing the earning capacity, increasing the earning capacity of the asset. कोई भी खर्चा जो एसेट खरीदने पे या उसको इंप्रूव करने पे हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। फॉर एग्जांपल मशीनरी इज परचेज्ड फॉर ₹5 लाख एंड तो मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर एटसेट्रा आर आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों कर रहे हैं हम ये आइडेंटिफिकेशन? कह रहे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता। इनकम स्टेटमेंट का मतलब उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाता, वो कहां चला जाता है? उस साल की बैलेंस शीट में। क्या बैलेंस शीट हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताती है? बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, तो मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी वो इनकम स्टेटमेंट में ही नहीं गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसका मतलब वो एक्सपेंस नहीं माना जाता। तो जो आपने इक्विपमेंट खरीदा, क्या वो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? वो क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा। क्यों? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग विद एग्जांपल्स समझ आया? वो क्यों उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जा रहा, ये समझ आया? क्यों नहीं माना जा रहा उस पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंस? व्हाई? व्हाई? वेरी गुड, बिकॉज इट विल गिव अस अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। इसीलिए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उसको एक पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस नहीं माना जा रहा। बट सर ऐसे फिर उसको कौन से पीरियड का एक्सपेंस मानेंगे? कह रहे उसको थोड़ा करके डेप्रिशिएट करते रहेंगे हर साल। अगर 10 ईयर एस्टिमेटेड लाइफ है तो हर साल उसका 1/10 एक्सपेंस मान लिया जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? डेप्रिसिएशन। उसको क्या बोला जाएगा? डेप्रिसिएशन। आ जाएगी टर्म, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के साथ आ जाएगी। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू। कह रहा है आपने कुछ इनकम रेवेन्यू जनरेट करा, उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपका जो भी खर्चा हुआ उस साल, वो सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एयर कंडीशनर खरीदा कोचिंग सेंटर के लिए, आरएम कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? Because it leads to creation of an asset which will give us a long term benefit. So perfect answer, it is a capital expenditure. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं एक तरह से मैं सर्विस ले रहा हूं, सर्विस की तो चार्जेस हैं, बिजली का बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल से क्या वो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है या शॉर्ट टर्म बेनिफिट है? इलेक्ट्रिसिटी बिल जितने पीरियड का वो बिल है, 2 महीने का होगा, 1 महीने का होगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपके हर महीने हर 2 महीने में आएगा। मोबाइल फोन परचेज करा आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वेरी गुड, मोबाइल फोन परचेज करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टेलीफोन बिल पे करा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार परचेज करी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका पेट्रोल भरवाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसकी सर्विस कराई, कार की सर्विस होती है। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पेट्रोल तो ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेट्रोल तो सब खत्म, हर हफ्ते हर महीने जो भी है, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। पॉइंट इज कार की सर्विस कराई। ध्यान से सुनना,
any expenditure incurred to acquire an asset is a capital expenditure. तो जब आप गाड़ी की सर्विस करा रहे हो, क्या एसेट एक्वायर हो रहा है? नहीं, ठीक है। दूसरी क्राइटेरिया था एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंप्रूविंग द एसेट। तो जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हो तो एसेट इंप्रूव हो जाता है। इंप्रूव होना मतलब जैसा नया था उससे भी बेटर हो जाना। तो जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हो तो एसेट इंप्रूव हो रहा है या मेंटेन हो रहा है? इंप्रूव, मेंटेन, मेंटेन, मेंटेन। Would you like to change your answer or would you like to stick to the same answer? कि जब हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो गाड़ी नए से भी बेटर हो जाती है, ऐसा है क्या? तो इंप्रूव हो रहा है या मेंटेन हो रहा है? तो गाड़ी की सर्विस कराना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? क्लियर? अब इसका एक एक्सेप्शन होता है, इसका एक एक्सेप्शन होता है। आपने कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदा, आपने कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदा और खरीदते ही उस पे कुछ रिपेयर्स कराई, खरीदते ही कुछ रिपेयर्स कराई। सेकंड हैंड एसेट खरीदा तो पुराना एसेट खरीदा, खरीदते ही उस पे कुछ रिपेयर्स करा रहे हो, इसका मतलब वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। तो जैसा आपने खरीदा उसके बाद उस पे रिपेयर्स कराई तो वो उससे भी बेटर हो जाएगा। यस और नो? आपने सेकंड हैंड कार खरीदी 2 लाख रुपए की, उसके ऊपर 25,000 स्पेंड कर दिए रिपेयर्स पे। रिपेयर सर्विस ऑफ अ न्यू कार मतलब वो रूटीन मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है। बट सेकंड हैंड कार खरीदी, उसकी रिपेयर्स कराई, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। वेरी गुड। व्हाई? कह रहे क्योंकि जब आपने जो सेकंड हैंड कार खरीदी वो एक स्टेट में थी, एक कंडीशन में थी, इमीडिएटली आपने रिपेयर्स कराई तो मतलब वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं होगी, और जैसे आपने रिपेयर्स कराई वो जिस कंडीशन में थी उससे भी बेटर हो गई होगी, तो इंप्रूवमेंट का खर्चा हुआ ना फिर तो वो। यस और नो? तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी, मशीनरी लिख दिया, कार भी कवर हो गया, इज ऑल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई डाउट? समझ आ रहा है क्या है? क्योंकि इट लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन द एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंस इनकर्ड इन परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न इनकम। जो भी आप इनकम जनरेट करने के लिए जो भी आप खर्चा, ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैंने स्टेशनरी खरीदी, पेन पेंसिल स्टेशनरी कुछ भी खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? स्टेशनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके हिसाब से? स्टेशनरी, स्टेशनरी पेन पेंसिल कुछ भी, रेवेन्यू कैपिटल? व्हाई रेवेन्यू? इट गेट्स एग्जॉस्टेड, ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा। सर क्या पता बच जाए। बात बच जाए कि नहीं है, बचेगा तब जब वो डब्बे से ही नहीं निकलेगा। उसकी लाइफ क्या 1 साल से ज्यादा की है, तो वो मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही दे रहा है। वो समथिंग व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड एज इट इज यूज्ड इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रोजेक्टर खरीदा पढ़ाने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लैपटॉप कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट दी स्टेशनरी आइटम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure is the expenditure incurred, the benefit of which is consumed or exhausted within the accounting period. 1 साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, उससे आगे कैरी नहीं करेगा, तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाए वो खर्चा आपका क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 1 महीना हो जाए तो भी, 1 दिन हो जाए तो भी, बट 1 साल तक भी हो जाए तो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो आपको 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल गुड्स कॉस्टिंग। गुड्स क्या होते हैं? लास्ट क्लास में बताया था, गुड्स होते हैं वो आइटम जिसमें आप डील कर रहे हो। अगर आप फर्नीचर डीलर हो तो फर्नीचर आपके गुड्स है,
अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डील कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके लिए गुड्स है। आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो ये स्टेशनरी आइटम आपके लिए गुड्स है। तो जो भी आपने गुड्स खरीदे, फॉर एग्जांपल गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड, 10,000 का सामान था तो 10,000 क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने गुड्स खरीदे, गुड्स कॉस्टिंग किसी से खरीदे तो वो आपके लिए क्या है, जो खरीद रहा है उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बेच रहा है उसके लिए रेवेन्यू रिसीट्स। कोई डाउट? तो गुड्स क्या है? क्या आपका फिक्स्ड एसेट होता है गुड्स? क्या मैंने अपने लॉन्ग टर्म यूज के लिए लिया है या बेचने के लिए लिया है? फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। गुड्स सर, लेकिन अगर आप फर्नीचर डीलर हो तो कह रहे फिर अगर मैंने फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा है तो चाहे मैंने फर्नीचर खरीदा है चाहे मैं कार डीलर हूं तो मेरे तो कार भी गुड्स हो गए। तो कार डीलर के लिए कार क्या फिक्स्ड एसेट्स होगा? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, नॉट मेंट फॉर रीसेल, फॉर ओन यूज। जो भी चीज आप बेचने के लिए खरीद रहे हो वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा, और जो गुड्स आप खरीद रहे हो जिसपे भी जितना भी खर्चा हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया उसको स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक और इन्वेंट्री। वो करंट एसेट्स में चला जाता है। बट आप स्टॉक खरीदते नहीं हो। स्टॉक क्या होता है? आपने गुड्स खरीदे 10,000 यूनिट्स, आपने गुड्स बेच दिए 9,000 यूनिट्स, एंड में 1,000 यूनिट्स बच गई, उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री, जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका कुछ सामान बच गया, वो तो बच गया, बट जो खरीदा वो खर्चा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अनदर एग्जांपल, आपने सैलरी पे करी, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करना, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। It is a revenue expenditure as its benefit is exhausted within the same period. Other examples of revenue expenditure: electricity expenses, rent, telephone expenses. Revenue expenditure is shown on the debit side. Expenses को हम कहाँ show करते हैं? Debit side of trading or profit and loss account, depending on the nature of expense. Point: expenses, revenue expenditure income statement में जाता है, और capital expenditure assets बैलेंस शीट में जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। वो यूज होता है आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट, इनकम स्टेटमेंट से ही प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। तो एसेट अगर गया ही नहीं इनकम स्टेटमेंट में तो क्या मेरे प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, जब वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं गया। बट उसकी डेप्रिसिएशन डेफिनेटली एक्सपेंसेस में चली जाएगी, एसेट बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर। तो चलो दोबारा एक बार ही सुन लेते हैं और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर्पस, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है? टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स। तो जो भी खर्चा लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर रनिंग द बिजनेस, डे टू डे एक्सपेंसेस आपके। कोई डाउट? कैपेसिटी, क्या खर्चा करने से आपके बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ रही है? Is it increasing the capacity of the business? If yes, then it is a capital expenditure. If no, क्या maintain हो रही है तो revenue expenditure. It increases capital expenditure. It is revenue expenditure is incurred for earning profits. Day to day expenses इससे capacity change नहीं हो रही। मैं प्रोजेक्टर हटा दूं तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। मैं खड़े होकर बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ फिर मिटा रहा हूँ, तो प्रोजेक्टर से एफिशिएंसी बढ़ी, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, इट विल गिव अस लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ओके, पीरियड, पीरियड मतलब जो उसका बेनिफिट है कितना लास्ट करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट एक्सटेंड्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। रिकॉर्डिंग कहां शो करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट अकाउंट है, बैलेंस शीट में चला जाएगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट विल बी डेबिटेड टू द रिलेटेड एक्सपेंस। जो आप सैलरीज पे कर रहे हो वो सैलरीज अकाउंट में चला जाएगा, जो टेलीफोन एक्सपेंसेस पे कर रहे हो वो टेलीफोन एक्सपेंसेस में चला जाएगा, एक्सपेंसेस में जाएगा, एसेट्स में नहीं। और जो आप एसेट खरीद रहे हो वो एसेट्स में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा।
नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज एन एसेट, इट इज एन एक्सपेंस। डिपिक्शन, शो कहाँ कर रहे हैं, बैलेंस शीट में, इसको ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एग्जाम्पल, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। डेप्रीसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी आपको बताया ना कि एसेट खरीदा, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट जो वो हर साल डेप्रिशिएट करता रहेगा, जो उसकी डेप्रिसिएशन है, आपने 20 लाख के इक्विपमेंट्स खरीदे, 10 साल चलेंगे, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई, 2 लाख। तो वो उस साल का बेनिफिट जो एग्जॉस्ट हो चुका है, कह रहे 1 साल हो गया, अब 9 इयर्स और बचे हैं, दूसरा साल हो गया, 8 इयर्स और बचे हैं। तो हर साल एसेट से रिलेटेड जो आप एक्सपेंस दिखाएंगे बुक्स में, वो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई डाउट? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? बेटा प्रॉफिट आप बिजनेस का तभी निकाल पाएंगे जब आप क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन सा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सी कैपिटल रिसीट है, कौन सी रेवेन्यू रिसीट है। तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट कितना शरीफ से थे इसके सामने। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। खर्चा हुआ, उससे क्या कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? यस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या आपका कोई एसेट इंप्रूव हो रहा है? यस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुड्स एंड सर्विसेज पे है, मेंटेनेंस पे है, डे टू डे एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज सिंपल एज दैट। ओके, तो चलो मेघा, आपके बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट तो निकालें। अज्यूम करेंगे कि आपके एसेट्स की लाइफ है 10 इयर्स। तो आपने इक्विपमेंट्स खरीदे, 20 लाख। क्या 20 लाख पूरा का पूरा इस साल का खर्चा माना जाएगा? तो अब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। उस पीरियड का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 2 लाख। डिवाइडेड बाय 10 क्यों करा मैंने राघव? एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स है, तो अगर 20 लाख का एसेट 10 साल चलेगा तो हर साल 2 लाख से डेप्रिशिएट होता रहेगा। तो ये जो 2 लाख है, क्या है, उसकी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। ऐसे ही फर्नीचर भी एसेट है, लेट अस अज्यूम उसकी एस्टिमेटेड लाइफ भी 10 इयर्स है, तो उसका एक्सपेंस डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 20,000। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी एसेट है, उसकी कितनी हो जाएगी, 15,000। सैलरीज तो पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेंट तो पूरा का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 2 लाख प्लस 20, 235, 985, 1085, 10,85,000। 2 लाख प्लस 20, 220 प्लस 15, 235 प्लस 7, 985, 1085। कोई डाउट? क्या रेवेन्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं। अब ध्यान से देखना, उस पीरियड का रेवेन्यू कितना था, 15,20,000। एक्सपेंसेस कितने थे, 1085। 1520 माइनस 1085, तो 11, 420, 435। ये हुआ उस साल का करेक्ट प्रॉफिट। क्लियर? कोई भी डाउट? अब नेक्स्ट ईयर का देखते हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर की रिसीट्स तो ठीक है, एक्सपेंसेस तो ठीक है, बट क्या डेप्रिसिएशन लिया हमने? अब लेंगे ना डेप्रिसिएशन। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या, दोबारा आपने इक्विपमेंट खरीदा, दोबारा फर्नीचर खरीदा, दोबारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स खरीदी, लेकिन यूज तो हुई थी, यूज हुई थी नहीं हुई थी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पढ़ लो, एनी अमाउंट स्पेंड टू अर्न रेवेन्यू। तो क्या रेवेन्यू जनरेशन में नेक्स्ट ईयर भी इक्विपमेंट्स ने हेल्प करी? तो उसका कुछ एक्सपेंस इस साल अपोर्शन करना चाहिए हमें, यस और नो? तभी तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा। तो अब क्या आ जाएगी डेप्रिसिएशन, 2 लाख इक्विपमेंट्स की, 15,000 फर्नीचर की और 20,000 फर्नीचर की, और 15,000 किसकी, इक्विपमेंट्स की। तो 2,35,000 प्लस 2,35,000, तो कितना हो गया, 11,35,000। तो अब जब प्रॉफिट निकालेंगे तो 2230, रेवेन्यू में तो कोई चेंज नहीं, माइनस
11,35,000 तो क्या हो जाएगा 10,95,000 10,95,000 तो एक साल का प्रॉफिट 435। फिर बिजनेस थोड़ा सा इंप्रूव हुआ क्योंकि आपकी सेल्स बढ़ी थी, तो ये ट्रू पिक्चर शो कर रहा है। पहले क्या आ रहा था फर्स्ट ईयर 17 लाख का लॉस, नहीं गलत था वो, बात समझ आई। तो क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, सो दैट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस कैन बी एसरटेन्ड, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें। जो आप एसेट्स खरीदते हैं वो एक साल का एक्सपेंस नहीं होते, वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं, वो एसेट माने जाते हैं, एक्सपेंस नहीं। बट यस वो धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट होंगे, तो उनकी जो एसोसिएटेड या रिलेटेड डेप्रिसिएशन है वो उस पीरियड का एक्सपेंस मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट।